आदर्शवाद है, उसी आदर्शवाद के मन दर्शन के अंतर्गत जो प्रकृतिवाद है, जिसे नेचुरलिज्म कहते हैं, जिसको रूसो इत्यादि ने फॉलो किया, उनका कहना है क्या हो गया, जूम कन्नड गाटी, हाँ, क्योंकि जो प्रकृतिवादी है ये विचारधारा कहती है कि नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, अर्थात बालक की प्रवृत्तियों को, रुचियों को, अवस्थाओं को देखते हुए उनको अधिक से अधिक खेल कूद, मनोरंजन, किस्से, कहानियों से युक्त पाठ्यक्रम को रखा जाना चाहिए, जिसके आधार पर वे अच्छी तरह से सीख सकें, उस विषयों में अपनी रुचि ले सकें। इसलिए जो भी कुछ हम क्यूरिकुलम का निर्माण करते हैं, उसमें छात्रों की विचारधाराओं को, उनकी रुचियों को, उनके स्तरों को जरूर दृष्टिगत करना चाहिए। आदर्शवादी विचारधारा क्यूरिकुलम के लिए कहती थी, उसमें जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो परंपराएं हैं, रीत हैं, रिवाज हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उनको भी उसमें रखा जाना चाहिए, जिसके आधार पर भाषा, साहित्य के साथ जो सोशल विषय हैं, जो साइंस के विषय हैं, इनको भी स्थान दिया जाना चाहिए। लेकिन वादी जो विचारधारा कहती है कि पाठचर्या या कुरिकुलम का जो निर्माण किया जाए, तो उसमें छात्रों की रुचि, अभिरुचि और उनके व्यवसाय, खेलकूद, मनोरंजन आदि को विशेष रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। तीसरी जो विचारधारा आती है वह सामाजिक होती है, यानी समाज के स्तर को देखते हुए समाज हमसे क्या चाहता है। यानी एक बालक शिक्षित होकर के क्या वह केवल अपना व्यक्तिगत लाभ करेगा, अथवा वह समाज के समस्त लोगों की विचारधाराओं को अपने अंदर समेटेगा, क्योंकि समाज से ही एक तरह से धीरे धीरे बढ़ करके एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो राष्ट्र की परंपराओं को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र के आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से उसे ज्यादा संबल बनाना है, तो पाठचर्या में, कुरिकुलम में इन चीजों को रखा जाना जरूरी होता है। इसलिए सामाजिक गतिविधियों को देखते हुए लोगों से मेल मिलाप, परस्पर सौहार्द, नैतिकता, सत्यवादिता, ईमानदारी और व्यवहारिकता संबंधी जो कुछ भी गुण होते हैं, उनको भी पाठ्यक्रम में समाहित किया जाना चाहिए, कुरिकुलम में समाहित किया जाना चाहिए। एक बात और बता दें, जो पाठ्यक्रम पाठचर्या की बात आती है, क्योंकि कहने में ये दोनों एक से लगते हैं, लेकिन हमने पहले बता दिया कि पाठ्यक्रम जो होता है पाठचर्या का एक अंग होता है। पाठचर्या या कुरिकुलम सबसे बड़ा रूप होता है, जिसमें समस्त चीजों का समावेश होता है, उसी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो पाठ्यक्रम होता है वह केवल एक कोर्स से संबंधित, किसी भी कक्षा से संबंधित उसका जो रूप होता है वह पाठ्यक्रम होता है, और उसमें भी जो कुछ पढ़ना है, उन सारी चीजों को एक क्रमबद्ध 1 यूनिट 2 यूनिट के जो रखे जाते हैं, वे सब उसकी विषय वस्तु या टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। तो जो पाठचर्या या कुरिकुलम का निर्माण करने की जो विधि होती है, इसमें क्या क्या चीजों को रखा जाना चाहिए, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जिसमें आदर्शवादी विचारधारा, जिसे हम दर्शन की विचारधारा कहते हैं, उस आदर्शवाद में हमने आदर्शवाद को बताया, प्रकृतिवाद को बताया। अब देखें आप प्रयोगवाद। प्रयोगवाद जो प्रैग्मेटिक या एक्सपेरिमेंटल बात जो होता है, वो कहता है कि नहीं, जो संसार में वास्तव में हमारे भौतिक परिस्थितियों में, हमारे वातावरण में दिखाई पड़ता है, जिस पर चल करके हमें कुछ लाभ मिल सकता है, ऐसी परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो प्रयोग में लाया जा सके, जैसे तैरना है, खेलना है, कूदना है, सूर्य का उगना है, ये सारी चीजें क्या होती है, स्वाभाविक होती है। सूर्य उगता है, डूबता है, अस्त होता है, इसी तरह से अग्नि जलती है तो उसकी ज्वालाएं दिखाई पड़ती हैं। यानी जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, इसको हम करें और जिसके आधार पर हमें लाभ होता है वही काम करें। इसीलिए इसमें व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया, यानी जो क्यूरिकुलम हो उसमें कम से कम व्यावसायिक विषयों को जरूर रखा जाए। कढ़ाई, सिलाई, कृषि, बढ़ईगिरी इत्यादि से संबंधित जितने भी काष्ठ शिल्प इत्यादि कार्य हैं, ऐसे विषयों को पाठ्यक्रम रखा जाना बहुत ही अनिवार्य होता है। रही बात अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या होता है इसमें? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राय होता है कि आजकल देखिए जो विज्ञान है, इसकी तकनीकियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। ऐसा ना हो कि हमारा पाठ्यचर्या, जो हमारा क्यूरिकुलम, उससे छूता रहे। इसलिए आजकल की जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान तमाम आ रहे हैं, जो तमाम प्रकार की शिक्षण विधियां आ रही हैं, ऐसी चीजों को भी हमारे उस क्यूरिकुलम में समाहित किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर हम वैज्ञानिक आविष्कारों, तकनीकियों को अपने शैक्षिक परिवेश में ला सकें, अपने जीवन में, व्यवहार में उसका प्रयोग कर सकें। इस तरह से 4 प्रकार के आपने देखे कि जो मूल इसका स्वरूप होता है, गठन करने के लिए इसको रखा जाना चाहिए। इसी तरह से एक बात और आती है, जो पाठ्यचर्या या क्यूरिकुलम बनाया जाए, वास्तव में इसमें होना क्या चाहिए? तो एक चीज देखिए, इसमें देखिए 3 बातें आती हैं। पहली बात, किसी पाठ्यचर्या को, क्यूरिकुलम को हम निर्मित क्यों करें? उसका लक्ष्य क्या है? उसका ध्येय क्या है?
और उसका उद्देश्य क्या है। इन तीनों चीजों को एक क्रम में देखते हुए हमें चलना चाहिए। लक्ष्य ये सबसे व्यापक होता है। उस लक्ष्य के अंतर्गत कुछ हमारे ध्येय होते हैं। ध्येय माने हमारे कार्य करने जो धारणाएं होती हैं, जिसको ध्यानगत करते हुए, दृष्टिगत करते हुए कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य क्या होता है कि सबको शिक्षा दी जानी चाहिए, सब लोग पढ़ लिख करके व्यवसाय को प्राप्त करें, रोजगारोन्मुख हों, आर्थिक रूप से हों, और वे सामाजिक रीति रीतियों संस्कारों से अपने को आविर्भूत कर सके। ये हमारे लक्ष्य होते हैं। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारे को ध्येय बनाए जाते हैं। ध्येय का प्राय होता है कि जिसको हम दृष्टिगत करते हुए ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब ध्येय में क्या आता है, जैसे जो पाठ्यक्रम हमारा है या जो बालक को पढ़ने के लिए समय दिया जा रहा है, वह कितने वर्ष का दिया जा रहा है, कितने रूप से पढ़ा जा सकता है, माने जैसे 10 साल पढ़ना है कि 12 साल पढ़ना है। इन चीजों को देखते हुए हमारे वे एक परम ध्येय बनाए जाते हैं। उस परम ध्येय के अंतर्गत फिर उसी का एक समीपस्थ ध्येय बनाया जाता है, माने उसका सपोर्ट कौन कौन करता है। यानी जैसे 12 वर्ष की अगर शिक्षा किसी बालक को दी जाती है, जैसे आज भी चलती है कि कक्षा 1 से लोग शुरू करते हैं, तो लगभग जाते जाते आप पीजी तक जाते हैं। अगर वन नर्सरी से लेकर के जोड़ेंगे तो लगभग 20 साल की शिक्षा जाती है। लेकिन अगर आप 1 से देखते हैं तो 12 तो ऐसे हो जाता है इंटरमीडिएट, 3 ग्रेजुएशन होता है, 2 पीजी होता है, 5 17 हो जाता है। उसी में बीएड एमएड इत्यादि कुछ करते हैं तो 4 साल और मान लो 20 साल। तो 20 साल की जो शिक्षा होती है वास्तव में अब की जो शिक्षा है, यह इसका एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिसाइड की गई है। लेकिन उसमें हर कक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ हमारे ध्येय बनाए जाते हैं कि प्रत्येक कक्षा में किस प्रकार की पाठचर्या करिकुलम को रखा जाए, जिसके आधार पर व्यक्ति या बालक भाषा को, गणित को, विज्ञान को, सामाजिक विषय को और जो उसके अन्य व्यवहारिक पक्ष हैं, व्यावसायिक पक्ष हैं, उसको सीख सकता है। तो परम ध्येय विस्तृत होता है और उसके अंतर्गत जो कक्षागत रखा जाता है कि 6, 7, 8, 10 इत्यादि में जो कुछ पढ़ाना है वह उसका समीपस्थ ध्येय होता है। और इसी के अंतर्गत एक प्रकार का ध्येय और होता है जिसे हम कहते हैं मध्यस्थ ध्येय। मध्यस्थ ध्येय, समीपस्थ ध्येय। मध्यस्थ ध्येय का प्राय होता है कि जिसके मध्य में रह करके हम कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। समीपस्थ ध्येय का प्राय होता है उसका जो कुछ भी दृष्टिकोण है, आज का टॉपिक है जिसको लेकर के हमें कार्य को करना है। तो 3 चीजें फिर से आप देख लीजिए। यानी पहला होता है छोटी इकाई भी देखें, समीपस्थ ध्येय जिसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जिसे हम कहते हैं टॉपिक गत, हमें क्या पढ़ना है इस कक्षा में। दूसरा जो होता है वह होता है मध्यस्थ ध्येय, किस कक्षा में क्या पढ़ना है। और तीसरा होता है परम ध्येय, यानी मुझे कितने वर्षों में पढ़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, उसके बाद उसके अंदर ध्येय होते हैं, ध्येय के अंदर तमाम उद्देश्यों को बांटा जाता है। वही उद्देश्य जो हमारे लेकर के हम कार्य को करते हैं, तो पाठचर्या का निर्माण करने की विधि के अंतर्गत उन समस्त चीजों को समग्र रूप से मूल्यांकित करने के लिए, प्रशासित करने के लिए, नियोजित करने के लिए उसे रखा जाता है, जिसके आधार पर एक बालक अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर सके, उसके आधार पर कार्य को कर सके। अच्छा, अब आती है बात जो पाठचर्या बनाई जाती है, तो वास्तव में क्या इसके कुछ रूल और रेगुलेशन प्रिंसिपल्स भी होते हैं। तो उत्तर आता है हाँ, इसके तमाम प्रकार के सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों में आप देखेंगे जैसे जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत एक होता है कि माने ऐसा सिद्धांत, ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए कि जिसमें बालक अपने जीवन से जुड़ सके, अपने जीवन से, अपने मौलिक रूप से व्यवहार के द्वारा अपने ज्ञान को व्यवहारिक रूप में परिवर्तित कर सके। इस प्रकार से जो कुछ भी विषय वस्तु हो उसको रखी जानी चाहिए। जैसे पुराना जमाना क्या था, केवल पढ़ा जाता था, सुना जाता था, उसी के आधार पर लोग पढ़ते थे, सुनते थे और शिक्षा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, शिक्षा को केवल अब समझना है, ज्यादा रटना नहीं है। और रटने से क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ मेमोरी लेवल तो तैयार होता है, लेकिन समझने से क्या होता है, हमें रटने से थोड़ा सा बचना पड़ता है। और उन चीजों को हम जब समझ लेते हैं तो उसमें सबसा उच्चरित ना किया जाए किसी चीज को, तब भी उसमें सत्यता या वास्तविकता दिखाई पड़ती है। इसी तरह से जो पाठ्यक्रम का सिद्धांत बनाना है, उसमें सिद्धांत में आता है उपयोगिता सिद्धांत, यूटिलिटी का प्रिंसिपल होता है। यूटिलिटी का प्राय होता है कि जो कुछ भी पाठचर्या या करिकुलम में रखा जाए वास्तव में वह बालक के लिए उपयोगी सिद्ध हो। इसी तरह से रचनात्मक कार्यों के लिए होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव उसमें होना चाहिए, यानी जो कुछ वो कर रहा है, सीख रहा है, पाठ्यक्रम में जो कुछ या पाठचर्या में रखा गया है उसके आधार पर वह अपना विकास कर सके, वह कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्यों कर सके। उसी पाठचर्या में खेल कूद से संबंधित
विषय वस्तुओं को रखा जाना चाहिए, योग इत्यादि को प्रशिक्षण के द्वारा, जिससे वह शारीरिक रूप से मजबूत हो सके, बौद्धिक रूप से मजबूत हो सके। इसी तरह से उसके लिए जो आचरण होते हैं, जो कंडक्ट होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उससे संबंधित भी तमाम प्रकार की मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षाओं को भी इसमें रखा जाना चाहिए, जिससे बालक बड़ा होकर के वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण करे, अपने सुखी जीवन को जी सके। इसी तरह से जीवन संबंधी तमाम प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे खेल कूद, पठन पाठन, आगे बढ़ना करना, तमाम प्रकार के जो और जिससे आ जाते हैं, गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आकर के भी हम ऐसे कार्यों को करते हैं, संतत वृद्धि करना, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए हमारे पाठ्यचर्या में, जिसके आधार पर कोई बच्चा अगर पढ़ता है तो उसी के आधार पर वो अपना जीवन का यापन भी कर सके। अब आप देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे विकास की कंटिन्यूटी का सिद्धांत होता है, यानी जो कुछ भी पाठचर्या कुरिकुलम में रखा जाए, उसमें वास्तव में उसकी एक सततता होनी चाहिए, निरंतरता आनी चाहिए, कंटिन्यूसी आनी चाहिए। बिना कंटिन्यूसी जैसे होता है कि अगर हम कुछ पढ़ते हैं फिर वो ब्रेक हो जाता है विषय, फिर कुछ दिनों बाद शुरू करते हैं, फिर ब्रेक हो जाता है, फिर शुरू करते हैं, तो इस प्रकार कंटिन्यूटी टूट जाती है। यानी बालक अगर कक्षा नर्सरी से शुरू करता है तो हायर तक जाते जाते उसका जो पाठ्यक्रम या पाठचर्या का जो कुरिकुलम का एक तरह से सीक्वेंस होना चाहिए, वह निर्धारित होना चाहिए। इसके बाद क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, किस प्रकार से इन लोगों को आगे बढ़ाना है। इसी तरह से तमाम प्रकार के हमारे अनुभव होते हैं, उन अनुभवों की पूर्णता को देख करके हमें कार्य करना है। कैसा पाठचर्या या कुरिकुलम का निर्माण किया जाए कि हमारे अनुभव बिल्कुल पूर्ण हो सके, हम सीख सके, उन अनुभवों का लाभ उठा सके। इसी तरह से तमाम प्रकार की जो विविधताएं हैं, बैरियर्स हैं, डाइवर्सिटी है बच्चों के अंदर, समाज के अंदर, उन तमाम प्रकार की विभिन्नताओं को देखते हुए पाठ्यचर्या या कुरिकुलम को में इलास्टिसिटी, लोच भी लानी चाहिए, समय आने पर उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन कर सकें, उसे कुछ ना कुछ और आगे बढ़ा सकें। इसी तरह से जो हमारा सामुदायिक जीवन होता है, जिसे हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं से लोग जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे विद्यालय से लेकर के तमाम गतिविधियां हमारी आगे बढ़ती हैं, उसमें एक देखा जाए कम्युनिटी का भाव भी होना चाहिए। तो पाठचर्या का प्राय जैसे कभी कोई आयोजन होता है तो हम लोग वहां पहुंचते हैं, तमाम प्रकार कार्य को करते हैं ना, उन कार्यों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, यह भी हमें ध्यान देना है। इसलिए इसमें एक समन्वित भाव होना चाहिए, सामुदायिक भाव होना चाहिए, कि जिसको पढ़ने के बाद बालक वह अपने उस कम्युनिटी के साथ, अपने समुदाय के साथ मिल सकता है, उसके साथ कुछ ना कुछ कार्यों को कर सकता है, अपने जीवन की स्पष्टता को बता सकता है, और जो कुछ भी उसकी स्थानीय आवश्यकताएं हैं, उनको अपने विशेष जो वातावरण परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल उसको ढाल सकता हो। इस प्रकार के विचारधाराओं को भी उसमें पाठचर्या में, कुरिकुलम में डालना जरूरी होता है। इसीलिए कभी कभी होता है, जैसे छुट्टी मिल जाती है, अवकाश मिल जाता है, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्थिति क्या होती है कि ऐसे विकास करने के लिए अवकाश का लाभ उठाने के लिए हमारे पास कोई क्रियाकलाप ही नहीं रहता, कोई वर्कलोड ही नहीं रहता। तो ऐसे समय में होता है कि आप अगर खाली हैं तो ऐसे तमाम ओरिएंटेशन कोर्स होते हैं, रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, घर बैठे कुछ असाइनमेंट दे दिए जाते हैं, जिसको बालक करता है, कर करके आगे बढ़ता है, उसको सीखता है, और इस तरह से वह अपना पूर्ण विकास कर सकता है। लेकिन जो भी कुछ विषय रखे जाते हैं, जैसे इतिहास है, गणित है, भूगोल है, समाज शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, अथवा गणित है, विज्ञान है, या जो हमारे लिटरेचर के विषय, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू इत्यादि, इन सारे विषयों के साथ साथ जो व्यावसायिक विषय, जैसे आज का शिक्षक प्रशिक्षण का विषय चल रहा है, बीएड है, एमएड है, बीपीएड है, इसी तरह से बीएलएड है, बीटीसी है, तमाम प्रकार के जो छोटे छोटे कोर्स चलाए जा रहे हैं, ये भी पाठचर्या के अंग ही होते हैं। क्योंकि हमारी पाठचर्या विशद होनी चाहिए, उस पाठचर्या में क्या चीज, किस लक्ष्य को लेके आगे बढ़ना, इसके आधार पर पाठ्यक्रम डिसाइड किया जाता है कि बीए स्तर का क्या होगा, फर्स्ट ईयर का क्या होगा, सेकेंड ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर का क्या होगा, इसी तरह से पीजी लेवल और प्रथम तृतीय का क्या होगा। इसी तरह शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित जो पाठ्यक्रम, इनमें किन किन पाठ्यक्रमों को रखा जाना चाहिए। तो पाठचर्या तो एक होल होती है, एक विशाल रूप होता है, जिसके आधार पर हम कार्य करने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को डिसाइड करते हैं। पाठ्यक्रम या जो उसका सिलेबस होता है या कक्षागत होता है, वह हर कक्षा का अलग अलग रूप से होता है, जिसमें हमारे ध्येय छिपे होते हैं, जिसको उद्देश्यों को लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और तीसरा जो होता है, जिसे हम उद्देश्य कहते हैं, ये उद्देश्य हमारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए सदैव निरंतर अग्रसर बने रहते हैं। और इस तरह से हमारा जो पाठ्यक्रम का सिद्धांत होना चाहिए, वह
अच्छा अब सही हुआ। हाँ भाई हम अनम्यूट कर दिए गए थे, अब तक हमारी आवाज आपके पास नहीं पहुंच रही थी ना। ओहो, काफी प्रॉब्लम आ गई, बताइए। इस समय हमारे पास काफी लोग जुड़े थे, हम सबके नाम बोल रहे थे और लगभग 52 चैट आया हुआ है। आवाज ही नहीं है, आ रही है सर जी, अभी आई आई आई, अब आएगी आवाज, क्योंकि हमने हमारी आवाज ऑटोमेटिक कहीं से म्यूट हो गई थी, हमने अनम्यूट अपने को कर लिया है। अब इसमें देखिए तमाम लोगों के कमेंट आए हैं। कमेंट का प्राय पाठचर्या शिक्षण प्रक्रिया सुगम हो जाती है, आशीष शुक्ला ने लिखा है। और इसी तरह से कल्पना तो भैया कैमरा ऑन है आपका, इस तमाम प्रकार के इसमें कमेंट दिए जा रहे हैं। लेकिन इस विषय वस्तु को जो आज चल रही है, अगर समय लगेगा, हमारा नेट सही रहेगा, इसको हम किसी भी समय पुनः आपको लिंक देंगे और इसको हम पुनः ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ेंगे, जहां से आप सबको देख सकें, आप सबको सुन सकें, आप लोगों की गतिविधियों को हम रिकॉर्ड कर सकें। ये सारी चीजें हमारी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है कि जिसके आधार पर हम केवल बोल रहे हैं, उसी में म्यूट भी हो जा रहे हैं, आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से कहाँ चले गए, ढूंढ रहे हैं। तो देखिए एक बार सारांशता हम फिर आपको 2 मिनट के अंदर सारी चीज बता देते हैं कि जो पाठचर्या होती है या एक जीवन के लक्ष्य को डिसाइड करने के लिए इसका विशद रूप होता है और इसके आधार पर हम कार्य को आगे करते रहते हैं, जिससे हमारा जीवन एक तरह से सार्थक हो, आगे बढ़े। तो इसका जो निर्धारण करने के लिए जो अनुभवी व्यक्ति होता है, जो दार्शनिक विचारधारा होता है, जो मनोवैज्ञानिक विचारधारक होते हैं, जो सामाजिक विचारधारक होते हैं, जिनके अंदर वैज्ञानिक विचारधारा होती है, इन समस्त चीजों का एक तरह से देखा जाए तो पाठचर्या या कुरिकुलम हमारा समग्र रूप होता है। उस पाठचर्या को आगे बढ़ाने के लिए, पूर्ण करने के लिए इसमें तमाम प्रकार के छोटे छोटे सिलेबस पाठ्यक्रम डाल दिए जाते हैं और ये पाठ्यक्रम भिन्न भिन्न स्तरों पर अलग अलग होते हैं, अलग अलग विषयों को होते हैं। और उन पाठ्यक्रमों में भी आप देखते हैं तमाम प्रकार की यूनिट बनाई जाती है। प्रथम यूनिट में क्या पढ़ना, सेकंड में क्या पढ़ना, थर्ड में क्या पढ़ना, उसकी जो विषय वस्तु होती है। तो एक तरह से देखा जाए विषय वस्तु सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम अक्षरशः जैसे आज पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं, पाठचर्या को पढ़ रहे हैं, ये हमारा सबसे छोटा कंटेंट है, यह हमारा छोटा एक तरह से पाठ की विषय वस्तु है। लेकिन यह किसके अंतर्गत है? अब इसे कहा जाए कि हाँ, ये विद्यालय के प्रशासन के अंतर्गत है, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत है, पाठ्यक्रम निर्माण की विधियों के अंतर्गत है, या ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसको रखा गया है, या इसका सिलेबस है। अब यह सिलेबस क्यों बनाया गया? क्योंकि शिक्षक बनने के लिए तमाम प्रकार की विचारधाराएं, तमाम प्रकार की उसमें आदर्श हैं, मूल्य हैं, आवश्यकताएं हैं, व्यवसाय हैं, पाठ्यक्रम का सृजन करना है और उसको एक लक्ष्य के रूप में लाना है, जिसके आधार पर सबका समग्र विकास हो सके। इसलिए पाठचर्या क्यूरिकुलम ये बृहद रूप होता है, उसके अंतर्गत छोटा रूप उसका पाठ्यक्रम, जिसे हम सिलेबस या पाठ्य विवरण कहते हैं, रखा जाता है और उसके अंतर्गत विषय वस्तु, जिसे हम कहते हैं टॉपिक या कॉन्टेक्स्ट को रखा जाता है। अब आई बात, जैसे इसमें हमने 2 चीज और चर्चा किया, लक्ष्य, ध्येय और उद्देश्य का। लक्ष्य जो होता है हमेशा सर्वोपरि होता है, यह एक भेद होता है, व्यापक होता है। जीवन के लक्ष्य जितना बड़ा आपका जीवन है, इस प्रकार से उसमें कुछ समय डिसाइड करें कि आप कितने समय पढ़ करके क्या चीज प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका लक्ष्य होता है। लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ ध्येय बनाए जाते हैं। वे ध्येय क्या होते हैं? जिसे हम कहते हैं उन ध्येयों को बढ़ाने के लिए ध्येय यानी कंटेम्पलेटिव जो होता है, या एक तरह से थॉट होता है, विचार होता है। उस थॉट को, विचार को हम कैसे लाएं, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपनी धारणाओं को कैसे विकसित करें, किस स्तर पर कितने लोगों को कैसे पढ़ाया जाए, कौन सी विषय वस्तु को रखा जाए, जिसके आधार पर हमारा लक्ष्य आगे बढ़ सके, पूर्ण हो सके। तो लक्ष्य, फिर ध्येय, ध्येय से जो छोटा सबसे होता है वो हमारा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव होता है। ये उद्देश्य जो होता है विषयगत होता है, टॉपिकगत होता है। हम एक एक टॉपिक को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे अपने पूरे सिलेबस को पूर्ण कर लेते हैं। सिलेबस को पढ़ करके अपने पूरे लक्ष्य को प्राप्त कर लें। आपका लक्ष्य क्या है? अध्यापक बनना, अध्यापक बनकर समाज की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, अपना भी उन्नत करना और राष्ट्र का भी संवर्धन करना, ये हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम ध्येय में लगते हैं, कौन कौन सी चीज को कितने समय तक पढ़ना है, बीएड करना है, बीएलएड करना है, डीएलएड करना है, बीपीएड करना है, एमएड करना है, ये हमारा एक तरह से उसमें ध्येय छिपा होता है। उन ध्येय के अंतर्गत हमारे उद्देश्य होते हैं कि मुझको कितने समय में क्या पढ़ करके आगे बढ़ना है। तो 2 चीजें, नंबर 1 क्यूरिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, और उससे संबद्ध
जो पाठ्य वस्तु होती है, इन तीनों का अंतर क्या होता है। दूसरी चीज हमने बताया लक्ष्य क्या होता है, ध्येय क्या होता है और हमारा उद्देश्य क्या होता है। तीसरी चीज हमने बताया कि जो हमारा क्यूरिकुलम है इसके निर्माण के सिद्धांत क्या होते हैं, उसको बताया गया। पाठ्यक्रम के निर्माण से संबंधित हमारी जो प्रोसीजर प्रक्रिया होती है वो कैसे होनी चाहिए, जिसमें हमने 4 प्रकार के विचारों को व्यक्त किया, जिसमें दर्शन का विचार है, मनोविज्ञान का विचार है, समाज का विज्ञान विचार है और विज्ञान का तकनीकी है। इन चारों को रखते हुए, उद्देश्यों को रखते हुए, लक्ष्यों को देखते हुए, ध्येयों को देखते हुए तब पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। और इस तरह से लगभग कितने मिनट का चल चुका है, मुझे लगता है कि हमारा अब ओवर भी होने जा रहा है समय, क्योंकि इसमें अधिकतम 30 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकते। ये हमारी बाध्यता है, आपकी भी बाध्यता है। इसलिए अनामिका सिंह, श्रेया मिश्रा, विशाल सिंह, आप लोगों को तो हम ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं भाई। दिव्यांश तिवारी जी आप बैठे हैं, रेडमी नोट के रूप में बैठी हैं। नेहा है लग रहा है, अच्छा। और B2033, देखो नाम नहीं याद आ रहा है देवी जी आपका, आप भी बैठी है। 2023 के नाम से हैं और शिखा शर्मा भी इसमें है। और इसी तरह से अरे वाह हितेश बैठा हुआ है इसमें, Realme 1 के नाम से बैठे। आप लोग अपना नाम उसमें डाल दिया करिए ना, ईमेल पे अपने नाम को चढ़ाएंगे तो आपका सीधे सीधे नाम इस पे आने लगेगा। जो आपके मॉडल मोबाइल का नंबर आ रहा है ना, ये हट जाएगा, आपका नाम आने लगेगा। तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। शिखा शंकर बैठी है, देखिए संजू वर्मा भी बढ़ रही है, सब लोग मुस्कुरा भी रहे हैं, प्रसन्न है काफी। और यही सब तो खूबियत है ऑनलाइन जुड़ने से। हाँ देखिए इसमें अमित यादव जी जुड़े हैं, लवी जुड़ी हुई हैं। चलो भाई लवी तुम भी पढ़ रही हो इस ठंडक में, ये बड़ी खुशी हो रही है। और इधर देखिए दीक्षा मिश्रा, और एक लोग अपनी कनेक्टिंग ऑडियो कर रहे हैं, ऑडियो उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, चेहरा भी स्पष्ट नहीं आ पा रहा है। तो हाँ, फिर शिखा शर्मा, दिव्यांश तिवारी, आकाश त्रिपाठी। अच्छा दिव्यांश आप तो आ गए, आप बाई वीडियो के द्वारा आपके चेहरे भी दिखाई पड़े। और बाकी 3 चेहरे इसमें से गायब लग रहे हैं, वे अपने चेहरे को नहीं दिखाना चाह रहे हैं। हाँ ये देखिए शिखा शर्मा, चलिए आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आकाश त्रिपाठी भी आए हैं, वाह भाई आकाश, वेरी गुड। ठंडक ज्यादा पड़ रही इसलिए पूरा बधे हुए हो। धनंजय, अरे वाह, चलिए। और इसमें कौन भाई, प्रतीक्षा पांडे, सौहार्द वरनवाल हमेशा माइके लेके खड़े रहते हैं, नेहा सिंह Vivo29, और प्रभास सिंह, यादवेंद्र यादव, इसी तरह से सिमरन बरनवाल, वैशाली श्रीवास्तव, अंशु पुष्पांकर, अर्चना मिश्रा, हर्षित शुक्ला, अच्छा एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिए आप लोगों का जो भी विषय वस्तु दी जाती है ना, इस मोड में भी आप अपने मोबाइल में इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। इस विषय वस्तु को चाहो तो वहां भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बहरहाल हमारे पास भी इसका रिकॉर्ड रहता है। लेकिन इसमें आप लोग बोल भी सकते हो, अपने माइक को होस्ट से कंप्लेन करो कि हमें बोलना है, कुछ पूछना है, तो आप डायरेक्ट अपने विचारों का कम्युनिकेशन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट देना पड़ेगा पहले चैट में, तो आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप वहां से अच्छी तरह से बोल सकते हो, अपनी बातों को कह सकते हो। तो इस तरह से आज की कक्षा अब यहीं पर समाप्त की जाएगी, और अगली कक्षा कब कैसे होगी इसकी सूचना दी जाएगी। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है हमारे नेटवर्क की, बहुत ज्यादा दिक्कत है आज। माने समझ जाए कि जो चल रहा है इस समय हमारे मोबाइल में 20-20 ऐसे ऐसे करके 2-2 KB का चल रहा है स्पीड। अब इसमें हम यूट्यूब चल नहीं पाता, वीडियो नहीं आ रहा था, आप लोग जुड़े भी तो हमको सफलता नहीं मिली, जबकि हमारी भी इच्छा थी कुछ पे बोला जाए, ज्यादा ज्यादा कुछ सीखा जाए। शिवांगी यादव, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, तमाम लोगों का आ गया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हाँ स्वास्थ्य, अब मीटिंग को ऑफ करो।